सो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो 17 एंड 18 सेंचुरी के आसपास 16-17 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद आपके पास जब बहुत सारे कंपाउंड, पहले तो जो कंपाउंड डिस्कवर होते थे उनको जस्ट केमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड्स बोल दिया जाता था। उस समय ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा और कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे कंपाउंड्स का नंबर बढ़ता गया, या ऑब्वियसली जब कुछ कम होते हैं, जब तक कम कंपाउंड्स या कोई भी चीज़ हो काउंटिंग में जब कम होती है तब तक हमें याद रखना उनको बहुत आसान होता है, या हमें उनको क्लासिफिकेशन या उनको अलग अलग सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब उनका नंबर बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उनको एक साथ याद रख पाना टफ हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में स्पेशली जो हमारे पास क्लासिफिकेशन यहाँ पे आया, उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्जीलियस। ठीक है, तो अगर हम अर्ली केमिस्ट्री की बात करें, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली केमिस्ट्री। एक मिनट यहाँ पे ये, सो स्टार्टिंग इन द स्टार्टिंग, ओके, अर्ली केमिस्ट्री की अगर बात करें आप, तो इसमें साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्जीलियस। ओके, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि देखो, हमारा जो नेचर है ना, नेचर में दो टाइप के आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं। एक वो होते हैं जो लिविंग और दूसरे क्या होते हैं, नॉन लिविंग। अगर हम होल नेचर को डिवाइड करें तो आप पाओगे कि एक लिविंग है और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये बात है करीब 18-15 सेंचुरी 15 के आसपास की। इस समय इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देखो, हमारे नेचर में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। आप कह सकते हैं नेचर को दो कैटेगरी में हम नेचर को डिवाइड कर सकते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। तो उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब के सब केवल और केवल उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकते हैं। और इन्होंने कहा कि उन कंपाउंड्स को हम लैब में, लेबोरेटरी में अगर हम बनाना चाहें तो हम ये, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उनको क्या कर सकें, लेबोरेटरी में फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने इस थ्योरी को नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था इसका, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, वाइटल फोर्स थ्योरी यही बताती थी कि देखो, फिर से सुनो, आप एक बार बात समझ लो। सबसे पहले जो केमिस्ट्री डेवलप हुई वो कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इस तरह से कोई डेवलप नहीं हुई थी। केमिस्ट्री जस्ट केमिस्ट्री थी, केमिकल कंपाउंड्स थे। बाद में साइंटिस्ट जो आए, आपके वर्जिलिस थे, इन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है, केमिकल कंपाउंड्स जो हैं दो अलग अलग ओरिजिन से आ रहे हैं, या अलग अलग ओरिजिन हैं उनकी। एक ऐसे कंपाउंड्स जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं या उन्हीं में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेशन नहीं रखते हैं या उनमें नहीं बनते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्होंने यही वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने यही बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनेंगे। जैसे प्लांट्स में बनने वाले, एनिमल्स में बनने वाले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों, क्वेश्चन किया गया क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा कि लिविंग वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी पहले लिख लो। तो वाइटल फोर्स थ्योरी है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड only
under the influence of vital force, okay, which exist in living organism. क्लियर? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले डिफाइन किया वो वर्जिलियस ने डिफाइन किया कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। सो उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड हैं जो केवल और केवल आपके वाइटल फोर्स, आप कह सकते हैं वाइटल फोर्स का मतलब वही है कि ऐसा फोर्स जो लिविंग में केवल प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिविंग फोर्स, वाइटल फोर्स मतलब लिविंग फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो केवल और केवल कहां पे प्रेजेंट होता है, लिविंग प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो उनमें प्रेजेंट होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनने वाले कंपाउंड्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड होंगे, ठीक है ना, इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। क्लियर? जैसे रॉक्स हैं या वाटर है, वाटर जितने भी हैं, कार्बन है, जितने भी आपके कोयला वगैरह जो भी मिल रहा है आपको, वो सब के सब आप किसकी कैटेगरी में चले जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ये पुराना क्लासिफिकेशन है, अभी क्या है, अभी के लिए हम बात करेंगे आगे, बट सबसे पहले हम आपको पुरानी हिस्ट्री बता रहे हैं। पुरानी हिस्ट्री जस्ट कि इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस जस्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस चीज को बात करते हैं। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको क्या याद करो या तैयार करने की जरूरत है हमें इसको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस जस्ट कि हाँ क्या हुआ था सबसे पहले। ठीक है? तो वर्जिलियस साहब थे जिन्होंने ये बात कही थी कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो लिविंग में पाए जाते हैं, लिविंग में बनते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो नॉन लिविंग में, जितने भी नॉन लिविंग्स हैं वो सबके सब आपके किस कैटेगरी में चले जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है? सो ये हो गया आपके पास कंपाउंड्स। तो अगर आप चाहें तो इसको कह सकते हो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को क्लासिफाई कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सोर्स से प्रेजेंट ऑब्टेन होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड हैं जो नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। क्लियर? ओके, देखो अर्ली क्लासिफिकेशन of compounds, you can say that। so इसमें आपका पहले क्या आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और दूसरा आपका है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे बताओ, those compounds which are obtained from living sources, okay, those compounds which are obtained from living sources। ठीक है? इनऑर्गेनिक क्या हो जाएंगे, जो नॉन लिविंग से ऑब्टेन होंगे। ठीक है ना? सो दोज कंपाउंड्स which are obtained from non-living sources। क्लियर? तो ये अर्ली क्लासिफिकेशन है, इस बात को ध्यान में रखना। ये क्लासिफिकेशन उस समय दिया गया था जब आपके बर्जिलस साहब ने पहली बार केमिकल कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। बर्जिलस साहब ही थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में क्या किया, डिवाइड किया। एक कैटेगरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरी कैटेगरी आपकी क्या थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उन्होंने कहा कि वो कंपाउंड्स आएंगे जो केवल और केवल लिविंग सोर्सेस से या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनने वाले कंपाउंड्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और नॉन लिविंग में बनने वाले क्या होंगे, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, सो नाउ इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है होलर। आई थिंक आपने सुना होगा इनका नाम पहले। ठीक है? ये आते हैं आपके
इन 1828, लगभग आप कह सकते हो 10-12 साल बाद, 12-13 साल बाद, ठीक है, जिनका नाम था एफ फोलर। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, देखो पहले जब 17 सेंचुरी की बात अगर करें तो आप जानते थे कि उस समय हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, या टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखें तो हम कुछ भी नहीं थे, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। तो अगर कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्रूफ कर देता था विदाउट टेक्नोलॉजी तो उसको भगवान माना जाता था कि वाह क्या बात है, मतलब आप तो महान हैं, आप भगवान हैं, आपने क्या बोल दिया। मतलब आधे लोगों को तो वैसे भी नहीं समझ में आता था, लोग पढ़ते भी कम थे, जितनों को समझ में आता था वो कहते थे वाह 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 क्या बात है, आपने तो मतलब एकदम तूफान मचा दिया, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो अब सोचो कि जो वर्जिलियस साहब ने कहा उस समय, ठीक है, उन्होंने बोला वर्जिलियस साहब ने कि हम वाइटल फोर्स थ्योरी बता रहे हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जो लिविंग फोर्सेस से जनरेट होंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब होलर साहब आए, और होलर साहब क्या थे कि वो एक्चुअली एक कंपाउंड था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, NH4CNO, इसका नाम है अमोनियम साइनेट, ठीक है। वो इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्लियर। वो इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने गर्म किया इसको, ठीक है, गर्म किया तो वो पाते हैं कि कुछ इस तरह का कंपाउंड उनको मिलता है। क्या कोई बता सकता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, क्या नाम है इसका? दिस इज यूरिया, एग्जैक्टली, ये आपका यूरिया है। भाई यूरिया तो, अब मतलब जैसे ही उन्होंने देखा ये तो यूरिया है, और देखते ही उनके होश उड़ गए कि बताओ मतलब जस्ट कि हमारे जो भगवान हैं, भगवान मतलब सर्वे सर्वा वर्जिलियस साहब, उन्होंने तो कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लैब में नहीं बना सकते हो, लेकिन यहां क्या हो गया, यूरिया जो कि लैब में बन गया। और आप जानते हैं यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कैसे पता? तो उस समय की डेफिनेशन, वर्जिलियस साहब की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे कंपाउंड जो और आपके केवल और केवल कहां पर जनरेट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरेट होते हैं। तो यूरिया एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है, मैमल्स जनरली जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को, या मैक्सिमम ऑल ऑफ यू नो। तो जो यूरिया होता है वो हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट जनरेट होता है। तो बॉडी में जो वेस्ट होते हैं वो कुछ तो नाइट्रोजनस जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बॉडी में वो यूरिया के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो सोचो कि आप, उन्होंने उस समय ये देखा कि यूरिया तो बन गया लैब में। अब होलर साहब गए किसके पास, बर्जिलस साहब के पास, और बोला कि साहब देखिए ये तो गड़बड़ हो गई। बोला क्या हुआ, हमने लैब में बना दिया, आप तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है। तो फिर बर्जिलस साहब ने कहा कि ठीक है भाई, अब हम बूढ़े हो गए, आप नए लोग हो, आप भगवान बन जाओ, हमारी डेफिनेशन गलत है। समझ में आ रही बात? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। सो दिस इज कि उन्होंने फिर होलर साहब को वो भगवान की पदवी दे दी कि ठीक है आप भगवान बन जाओ, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, अब आपको जैसे भी आगे डिफाइन करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो फिर अब जो है हमारे पास आप कह सकते हैं कि नई डेफिनेशन जनरेट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि अब यहाँ से हम जो पढ़ेंगे वो हमारा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी है वो हमें आगे हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये भी सिलेबस का पार्ट ही है, बट जस्ट हिस्ट्री है जो पूछी नहीं जाती है आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नाउ अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं किनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ओके। तो बच्चा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो जनरली या मेनली 99% जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स आप देखोगे कि उनमें कुछ अदर हेटेरो एटम्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे। तो हम इसी बेसिस पे इसको डिफाइन कर देते हैं कि दे आर द कंपाउंड्स, नोट करते जाएं आप, दे आर द कंपाउंड्स
which contain carbon and hydrogen and sometime there may be or there may also be present some other elements like nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur and halogens. हेलोजेंस सब लोग जानते हैं एवरीवन। हेलोजेंस में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन फैमिली। ठीक है, एस्टेटीन तो रेडियो एक्टिव होता है तो उसकी तो हम बात करते नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भी आपको उसमें अटैच मिल जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, आप कह सकते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजेंस। क्लियर? तो ये कंपाउंड्स, सॉरी ये एलिमेंट्स भी आपको उनमें मिल जाएंगे देखने को। तो दिस इज द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब प्रेजेंटली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो दिस इज द डेफिनेशन। वैसे तो कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन हमारे पास नहीं है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वही परफेक्ट डेफिनेशन हो, उसमें सारे कुछ आ जाए। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें हमने मैक्सिमम एरिया को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, सो दिस इज द करंट डेफिनेशन जो हम लोग अभी यूज करते हैं कि कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन होता है, और समटाइम्स आप देखोगे कि कुछ कुछ कंपाउंड्स में आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन जैसे हेलोजन जैसे एलिमेंट्स भी आपको वहां पे क्या होंगे, मिल जाएंगे। क्लियर? तो दिस इज द दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ इसके बाद एक टर्म और आपने पढ़ा होगा जिसका नाम, या पढ़ा होगा या नहीं, आप आगे जाके बहुत ज्यादा इसके बारे में सुनोगे, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब देखो, अब ऊपर जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो हमने एक ब्रॉड डेफिनेशन है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे सारे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किए जाएंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स के लिए होते हैं, तो कहते हैं कि कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोज आर or which contain only carbon and hydrogen, only carbon and hydrogens। हाइड्रोकार्बन, आप नाम देखो, नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें अदर एलिमेंट्स, जो जिसकी हम बात कर रहे थे ऊपर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट ही ना हो, केवल और केवल कौन प्रेजेंट हो, आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल आपने 9th में पढ़े हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। यस, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनकी हम बात करते हैं वहां पे। सो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो बच्चा, अब तक का जो हमारा साइंटिफिक लाइफ है, आप कह सकते हो, अब तक हमारे साइंटिस्टों ने जितने कंपाउंड्स लेबोरेटरी में डिस्कवर किए हैं या जिन्हें आइडेंटिफाई किया है, टोटल, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, अब तक के कंपाउंड जो हैं वो अप्रोक्स आइडिया अगर लगाया जाए तो 31 के आसपास आपके 32 लाख कंपाउंड्स के आसपास डिस्कवर हो चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? अब तक आपके अप्रोक्स 3 मिलियन कंपाउंड्स के आसपास डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों की हम बात कर रहे हैं। जिनमें से जितने अब तक डिस्कवर हुए हैं उनमें से लगभग 99% और 98 to 99% जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब
जस्ट इमेजिन दैट कि ऐसा कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ लिमिटेड एलिमेंट से ही मिलके बन रहा है, उसका नंबर देखो कितना ज्यादा है, 98 to 99% तक वो कंपाउंड्स हैं। और अदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके रेस्ट ऑफ द 2% और 1% के आसपास हैं। क्लियर? तो आपके जो मैक्सिमम कंपाउंड हैं वो कौन से मैक्सिमम कंपाउंड कौन से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब वो कहते हैं कि ऐसा आखिर इसका रीजन क्या है कि इतने ज्यादा कंपाउंड्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई, ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है ना कि आप कोई भी चीज देखते हो, कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हो, तो उसको जब आपको अजीब लगता है तो आपको उसके बारे में क्वेश्चन करते हो कि अब आखिर ये कैसे हुआ, वह कैसे, ये कैसे हुआ। तो वही चीज यहाँ पे भी है सिंपल सी, कि जब ये देखा जाए कि इतने सारे कंपाउंड्स आपके नेचर में जनरेट हो रहे हैं, तो आखिर इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसके पीछे देखिए एक रीजन हम देते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि पॉइंट आप नोट लिख लीजिए, नोट विल बी बेटर। There are large variety of organic compounds. There are large variety of organic compounds because of the property called catenation। ये एक टर्म यहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया है, कैटनेशन। कैटनेशन टेंडेंसी क्या होती है या कैटनेशन किसे कहते हैं? तो दिस इज द सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। ठीक है, ये सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी है। इसका क्या मतलब है? मतलब सिंपल सा है कि आपका एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे कार्बन से, तीसरा चौथे कार्बन से, इस तरह से एक लंबी लाइन लगा लेते हैं। कितनी लंबी लगा सकते हैं? जितनी मर्जी। कितनी? 10 कार्बन एक साथ लाइन लगा सकते हैं, हाँ। 20, हाँ। 40, 50, हाँ। 1000, 10,000, 20,000, लाख, करोड़, अरबों, मतलब मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कार्बन एक साथ क्या हो सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। वन के वन, एक एक करके पीछे चले जा सकते हैं। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग, मतलब एक कार्बन के दूसरे कार्बन से चेन बनाने की जो टेंडेंसी है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कैटनेशन टेंडेंसी। इसी वजह से आप सोचो कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनमें कितनी लंबी लंबी चेनें बन जाती हैं। ठीक है, जैसे पॉलीमर है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन का नाम आपने सुना होगा, या इथीन आपके पास जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का पॉलीमर होता है। इथीन का जो पॉलीमर है उसमें सोचो कि कितने कार्बन आपके मैक्सिमम यहां पे लग सकते हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि नंबर जो कार्बन का है वो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस कार्बन एक के पीछे एक वहां पे जुड़े होते हैं। तो यही टेंडेंसी जो कैटनेशन टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी के कारण हम कहते हैं यहाँ पे कि कार्बन जो है वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या कर सकता है? बना सकता है। ठीक है, दिस टेंडेंसी। सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मतलब यहां पर हम जो टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कैटनेशन टेंडेंसी, इस टेंडेंसी की बेसिस पे वो डिफाइन करते हैं कि कितने सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब दिस इज द रीजन। आप कह सकते हो कि ये एक मतलब रीजन है जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं। दूसरे कंपाउंड्स, दूसरे एलिमेंट्स की अगर बात करो आप, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ओजोन में ओ बना सकता है, 3 तक जुड़ता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इसकी टेंडेंसी नहीं होती, मतलब किसी भी अदर एलिमेंट की मैक्सिमम 10-15 तक जाएंगे, इससे ज्यादा वो बना ही नहीं पाते हैं। लेकिन कार्बन के पास ये स्पेसिफिक एक जादू चमत्कार हो सकता है, भगवान ने एक पावर दी है इसके पास कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखता है। वो जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जितने उसकी जितनी मर्जी उतना जुड़ जाएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एंड नहीं है कि यहां जाके रुक जाएगा। वो कितने भी कार्बन दूसरे कार्बन से मतलब लाइन चेन बना के जुड़ सकते हैं। तो दिस टेंडेंसी, ड्यू टू दिस टेंडेंसी आपके यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं नेचर में। क्लियर? इसके बाद इसको नोट कर लिया सबने? नोट कर लीजिए, हो गया? ठीक, ओके। सो नाउ
अब बात करते हैं, वो पूछते हैं कि बताओ कैटनेशन टेंडेंसी का कारण क्या है। मतलब ये आपके बोर्ड वोर्ड में कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में एक दो लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ लेता है कि कैटनेशन टेंडेंसी क्या होती है, तो बोर्ड में भी पूछ लेता है कभी कभार। मेंस में भी एक बार क्वेश्चन इसके बारे में ऐसा आया था कि कैटनेशन टेंडेंसी के रीजंस क्या हो सकते हैं। नहीं, मेंस में नहीं था, किसी दूसरे एग्जाम में था, कोई ऐसे लोकल एग्जाम था, ठीक है। बट पूछा पूछा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे भी पूछ सकता है। तो कॉज ऑफ कैटनेशन की अगर हम बात करें, कॉज ऑफ कैटनेशन, देखो एक चीज पहले समझ लो, जो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं ना, ये जस्ट क्या है, आप कह सकते हो कोई परफेक्ट सेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे हम बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, दावे के साथ नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसी वजह से ये कैटनेशन टेंडेंसी आ रही है। ये एक आइडिया है। आइडिया मतलब जैसे आपने कहा कि आपने, जैसे मान लो कहीं बिल्डिंग जनरेट हो, बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। तो वहां पे बिल्डिंग बन रही है, जैसे आपका घर है, आपने घर बनाया, तो उस अपने घर को आप 100 क्या बोल सकते हैं, आप कितने फ्लोर बनाना चाह रहे हैं, फ्लोर कितने बनाने, मान लो आपका घर है, आपका 3 फ्लोर का ही है, बिल्डिंग कोई बनती है वो 50 फ्लोर की बनती है, 100 फ्लोर की भी बन सकती है। तो यहाँ क्वेश्चन आए कि मतलब हाउ, ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसा हो रहा है। तो आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आप क्या देखोगे कि हाँ कि यहाँ पे फाउंडेशन क्या है, अच्छा है, या फाउंडेशन इसके अकॉर्डिंग बनाया, जैसा फाउंडेशन बनेगा उसके हिसाब से आप बिल्डिंग पे फ्लोर बना सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप चीजों को ऑब्जर्व किया आपने और उसका आंसर दे दिया। एक चीज होती है ऐसे कि नहीं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने किया, उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर रीजन होता है कि वही रीजन दोगे तभी उस आंसर को सेटिस्फाई कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अक्सर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, कुछ भी फर्जी के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उनका क्या होता है, अपन जस्ट ऑब्जर्व करके देखते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा ऐसा, तो बता देते हैं अच्छा इसमें ऐसे होता है, इस वजह से ये होता है, ठीक है। तो लाइक इस तरह से जैसे बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि साइकिल कैसे चलती है, तो आपने कहा पेडल घुमाते हैं तो साइकिल चलती है, अच्छा पेडल क्यों घुमाते हैं, तो लाइक इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं अपन देख के ही तो देते हैं। समझ रहे हैं बात को? आप सबको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिन, हाँ, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका रीजन जो होता है वो सॉलिड होता है, कि आपको वही बताना पड़ेगा। जैसे अब बात कही कि क्यों आखिर जो आपका मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसका तो आप कोई रीजन दोगे नहीं, इसका तो आपको बताना ही पड़ेगा उसको साइंटिफिकली कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एंड दैट्स, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो ये ट्रुथ है कि ये ऐसा ही होता है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। बट वहां पे तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये प्रूव्ड है कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसे हम कैटनेशन टेंडेंसी की अगर बात करने जा रहे हैं, तो कैटनेशन टेंडेंसी का मतलब हुआ कि हम मतलब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन जो कुछ भी देंगे, वो ऐसे एक्सप्लेनेशन है कि हमने देखा उसको, अच्छा कि इसमें ऐसा ऐसा है, अच्छा तो हो मे बी कि रीजन ये हो सकता है कि ये इसी की वजह से है, ठीक है। जैसे सबसे पहला वो रीजन देते हैं, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? देखो हम यहां पे कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, उसके साथ उनकी वैलेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो चाहे तो। जैसे कार्बन है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लाइक कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, स्पेसिफिक कंडीशन की बात नहीं हो रही है। वैसे कार्बन हमेशा ही 4 बनाता है, 4 से ज्यादा कभी नहीं बनाता, ठीक है। नाइट्रोजन ये 3 बनाता है इन नॉर्मल कंडीशन, 4 भी कभी कभी बना देता है, बट इन नॉर्मल कंडीशन ये 3 बॉन्ड ही फॉर्म करता है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ही वैलेंसी रखता है, ठीक है, 2 बॉन्ड ही बनाता है। अच्छा ये जो डॉट बना रहे हैं इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, दीज आर लॉन पेयर्स। तो यहाँ पे फिलहाल हमें कोई जरूरत तो नहीं है इनके बारे में समझने की या जानने की बहुत ज्यादा। जिन्हें नहीं पता तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें उनके बारे में क्यूरियस हो जाए कि ये क्या है, कैसे आया, क्यों आया, कितना आया, कब आएगा, कितना, इसके बारे में आप सोचिए मत। ये हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे उसमें। अभी फिलहाल इसके बारे में जब बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है फ्लोरीन, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, F, ठीक है। तो इस तरह से आपका
सकता है, ठीक है। लोन पेयर ना भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि लोन पेयर चिपकाओ यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सिंपल लिख दो तब भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास नाउ आप देखो, तो ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने वैलेंसी के बारे में बात की है। तो ये इन नॉर्मल कंडीशन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन 3 बना सकता है 3 वैलेंसी, 2 बना सकता है 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन 1 बना, फ्लोरीन 1 बनाएगा तो 1 वैलेंसी, हाइड्रोजन भी 1 बनाता है तो 1 वैलेंसी हाइड्रोजन की भी आप कह सकते हो। हाइड्रोजन जो है वो भी 1 वैलेंसी वाला ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कार्बन के पास बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, 4 बॉन्ड बना लेता है वो, ठीक है। तो कहा ऐसे तो और भी एलिमेंट होंगे जिनके पास आपके क्या होंगे, 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी। हाँ, अभी हम गिनाएंगे जिसमें ऐसे भी बॉन्ड होंगे जो, सॉरी, ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो 5 भी बना रहे होंगे, 6 भी बना रहे होंगे। तो इसमें क्या स्पेसिफिक है, उन्होंने कहा देखो अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, अभी दूसरे रीजन पे आओ। सो सेकेंड रीजन उन्होंने बताया साइज, ठीक है। कार्बन एटम का जो है साइज वो क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, साइज बहुत छोटा है। उन्होंने कहा इसका साइज छोटा है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा है। अब आखिर साइज छोटा है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी है, उसकी हम बात यहां पे करें। देखो आप जस्ट एक एग्जांपल देखो, आपके पास सपोज कि हमने 2 एटम जोड़े हैं एक दूसरे से, ये ठीक है, इनमें बॉन्ड लेंथ ये है, जो बीच में न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है ना, इसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। दूसरा आपका बड़े साइज का एटम है, तो 2 बड़े साइज के एटम्स को हमने क्या किया, बॉन्ड बनाया। अब देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा कहां पे होगी, केस ए में या बी में, बोलो, बॉन्ड लेंथ ज्यादा कहां होगी, बी में, ओके, बी में। अब आप ये बताओ कि आसानी से तोड़ना किसको आसान होगा, मतलब आसानी से आप किसको तोड़ सकते हो, ए को या बी को, बी को, एग्जैक्टली क्योंकि जितना बड़ा होगा बॉन्ड, या आप ऐसे कह सकते हो, आप अट्रैक्शन तो जानते हैं, चार्ज का अट्रैक्शन प्लस माइनस होते हैं, तो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो रूट लेवल पे अगर देखेंगे आप तो यहां पे भी अट्रैक्शन रिपल्सन वाला एक केस आता है। तो भाई चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन उतने कम होंगे, और जितने पास पास होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन उतने ज्यादा होंगे। तो बॉन्ड लेंथ कम है यहां पे केस ए में, जब बॉन्ड लेंथ कम है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड को तोड़ना टफ होगा, और जब बॉन्ड लेंथ बी केस में ज्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो उन्होंने कहा कि स्मॉल साइज होने की वजह से जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब बॉन्ड एनर्जी का मतलब उसको तोड़ने में खर्च होने वाली एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप कह सकते हो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ड्यू टू small size of carbon, its bond energy is very high, ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर, इस वजह से भी ये भी एक दूसरा रीजन है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे कार्बन से, तीसरा चौथे कार्बन से, क्यों, क्योंकि वो आसानी से टूटते नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरह से वो बनते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। साइज में छोटा है इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। आसानी से बॉन्ड टूटते नहीं है, जब आसानी से बॉन्ड नहीं टूटते हैं तो आप कह सकते हो कि कैटनेशन टेंडेंसी का ये 2 रीजन है, मतलब टेट्रावैलेंसी और स्मॉल साइज। तीसरा रीजन भी यहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक और रीजन है यहाँ पे, मतलब केवल इतने ही नहीं, एक और हमारे पास रीजन है जिसका नाम है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। थर्ड रीजन की बात करो आप तो दिस इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है, और जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी तो उतनी ज्यादा होगी,
अब आप सोचो कि आप अपने दोनों हाथ को होल्ड करो, ठीक है, एक दूसरे को एक एक उंगली से होल्ड करो, वन वन फिंगर से होल्ड करो, फिर दूसरी बार आप देखो दो दो फिंगर्स को होल्ड करो आपस में, फिर तीन तीन फिंगर्स को होल्ड करो। तो सबसे ज्यादा मजबूती कहां पे होगी? जब हाथ को हटा पाना कहां पे मजबूत होगा, मतलब आसान होगा, जब एक एक फिंगर एक दूसरे से अटैच होगी। दो फिंगर होंगी तो थोड़ा टफ होगा, तीन होंगी तो और ज्यादा टफ होगा। तो इस सेम केस है यहाँ पे, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, मतलब वहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा बढ़ेंगे, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है आप कह सकते हो वो उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ना उतना कठिन हो जाएगा हमारे लिए, उतना टफ हो जाएगा। क्लियर? तो दीज आर थ्री रीजंस, आपके पास तीन ऐसे रीजन है, कारण हैं, जिनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि आपका कार्बन की जो कैटनेशन टेंडेंसी है, या कार्बन जो कैटनेशन टेंडेंसी रख रहा है, उस कैटनेशन टेंडेंसी के आखिर क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है, और दूसरे एटम क्यों नहीं रखते हैं, केवल कार्बन ही क्यों रखता है। तो वहां पे आपके पास रीजन में बताने के लिए आपके पास है कि देखो इसकी टेट्रावैलेंसी है, ठीक है, अदर की टेट्रावैलेंसी नहीं है। फिर आप कह सकते हो, देखो जैसे सल्फर है, अगर सल्फर की बात आप करोगे तो आप देखोगे कि सल्फर तो 6 बॉन्ड बनाता है, तो भाई फिर सल्फर क्यों नहीं कर सकता है? लेकिन सल्फर का साइज बहुत बड़ा होता है, बॉन्ड मजबूत नहीं बनते हैं, तो दूसरे रीजन में वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो मतलब आपके पास जो दो तीन यहाँ पे हमने आपको इसके कारण बताए हैं कि क्यों आखिर कैटनेशन टेंडेंसी कार्बन में ही एग्जिस्ट करती है, वो केवल और केवल कार्बन में एग्जिस्ट इन तीन कारणों की वजह से करती है। अगर ये तीन कारण में से एक भी कारण किसी में फेल होता है अदर एटम में, तो वो कैटनेशन टेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हैं 118, उनमें से किसी भी एलिमेंट में ये टेंडेंसी नहीं होती है कि वो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी को अपने साथ एक साथ रख सके। इस वजह से केवल और केवल इकलौता कार्बन ही एक ऐसा एटम है जिसकी कैटनेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, दूसरे एलिमेंट्स में बहुत कम होती है, लेकिन कार्बन की कैटनेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। कितनी हाई? मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इनफाइनाइट, कितने भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आखिर क्या कारण है कार्बन की कैटनेशन टेंडेंसी का। पहले, इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करने का कारण क्या है? तो उसका कारण है कार्बन की कैटनेशन टेंडेंसी। तो आखिर कार्बन की कैटनेशन टेंडेंसी का क्या कारण है? तो उसमें हम 3 पॉइंट की बात करते हैं, कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन का छोटा साइज होना, और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होना। ये तीन हम लोग कारण या रीजन यहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम तो आपने फिलहाल हमें लगता है लिखा ही नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण की बात करेंगे। आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है, यस। तो नामकरण जरूरी होता है किसी के बारे में भी कुछ भी जानने के लिए। तो अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फर्दर प्रॉपर्टीज जानना है तो पहले भाई उसका नाम तो बताओ। अब आप ये तो नहीं कहोगे अरे वो पहले वाला कंपाउंड नहीं, वो दूसरा वाला, या फिर वो पांचवा वाला, ऐसे तो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना। आपके पास तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, या काला, गोरा, या लाइक इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते ना आप। उसका प्रॉपर नाम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आप जो करने वाले हो वो है कि आप पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने जा रहे हो। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही है, ठीक है। तो आप चैप्टर की हेडिंग डाल सकते हैं, सब लोग आप हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर की सबसे पहले स्टार्टिंग में, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके एवरीवन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डन, ठीक है। अब आपके पास तो देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है हमें अगले लेक्चर भी लग जाए, तब भी हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले हम कुछ जनरल टर्म्स, कुछ कॉमन बातें जो होती हैं, जो जरूरी है हमें इसमें समझने के लिए, फर्दर कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाएंगे, कंपाउंड्स को कैसे लिखा जाएगा,
ये सारी चीजें समझने के लिए पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन पहले स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि ये खाली यहाँ पे समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, ये आपके मेंस में क्वेश्चन भी इससे आते हैं। जैसे अगला जो टॉपिक है इसमें से आपके मेंस में, नीट में, इनमें आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और आप देख लेंगे तो क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएगा पिछले कुछ ईयर्स में। तो नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए। आपका जो भी एग्जाम है, ठीक है, चाहे वो नीट हो चाहे मेंस हो, सब कैटेगरी में आपके बॉन्ड्स, किसी भी मॉलिक्यूल में वो बॉन्ड कैलकुलेट करवाता है, कहता है कि बताओ कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली हम लोग दो टाइप के बॉन्ड्स की बात करते हैं। एक आपके पास होता है सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो बेटा आप तो ये देखना ना कि आपको कोई भी सिंगल बॉन्ड जहां भी दिख जाए ना, वो पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड ही है। एनी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। कोई भी सिंगल बॉन्ड जो होगा ना वो सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखो, अभी हम बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अभी हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मॉलिक्यूल की, उस समय हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम 30-40 एग्जाम्पल को एक साथ लिखेंगे, उसमें सारे एक साथ आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप देख लो एक आध एग्जाम्पल, तो एक से दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लो। जैसे यहाँ पे आपके पास ये है इथेन, CH3 एंड CH3। अब देखो इसमें आपके पास जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 एंड सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए आपके पास? 7 सिग्मा, ठीक है ना, 7 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर। अनदर एग्जांपल देखो आप, आपके पास है लाइक साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये जो कॉर्नर है वो कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। सो नाउ काउंट द सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने सिग्मा हो जाएंगे? 9 सिग्मा, ठीक है। तो इस तरह से जहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखें वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, देन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड is pi bond 2. This is pi bond. pi bond क्या होता है? सुनाओ, अदर देन सिग्मा बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। क्या मतलब है इसका? देखो एग्जाम्पल, आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H H। बेटा जब जब आप ये देखोगे ना कि कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा? पहले तो सिग्मा बॉन्ड आपने अब तक क्या पढ़ा कि जितना भी आपके सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा है ही, ठीक है। इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड आपका 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, ठीक है ना। तो मतलब एक तो होगा सिग्मा, जो बचा हुआ है वो आपका क्या होगा बताओ? पाई। तो टोटल बॉन्ड काउंट करो, हु इज दिस? द मीटिंग इज नॉट म्यूटेड, ओके। सो आप प्लीज इसको साइलेंट रखिए, अपने आसपास के सराउंडिंग को। ओके, टोटल बॉन्ड्स काउंट कर रहे हैं हम लोग। तो देखो सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे बताओ? सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं आपके पास? 5। और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? 1। तो जब भी आपका डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में हमेशा ध्यान रखना एक सिग्मा एक पाई, ठीक है।
और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करो तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई, ठीक है। इन ट्रिपल बॉन्ड यहां पे आपके पास 1 है सिग्मा प्लस 2 पाई। तो देखो काउंट कर लो, पहले तो जितने सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा है ही, इसके बाद चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड तो सिग्मा होना ही होना है। बचे हुए दोनों बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे, पाई। सो दिस इज पाई एंड दिस इज ऑल्सो पाई। नाउ टोटल बॉन्ड्स काउंट कर लो आप। तो टोटल बॉन्ड्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड आप कितने आएंगे बताओ, 3। पाई बॉन्ड कितने आएंगे बताओ, 2। ठीक है। सो सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, नहीं 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 बेटा, ये तो केवल हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो देखो, इन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ठीक है ना। ये देखो, ये दिस इज योर कंसिडरिंग बॉन्ड, केवल केवल हमें इसको कंसिडर करना है, ठीक है ना। ये है ना ट्रिपल बॉन्ड, वो तो बाहर वाले हो गए ना सिग्मा। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा मतलब लाइक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिग्मा है, दो अदर जो है वो पाई है। अब इसके साथ कौन कौन से बॉन्ड सिग्मा कितने जुड़े हैं उससे क्या मतलब, वो तो सिग्मा अलग ही हो गए ना। समझ में आ रहा है बेटा। देखो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि आपका एक सिग्मा और दो पाई, एक सिग्मा है और दो पाई है। क्लियर है, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा, सराउंडिंग में क्या जुड़े हैं उससे हमें मतलब नहीं है। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, आगे CH3 कार्बन भी, कितने भी कार्बन जुड़ सकते हैं, वो तो कितने भी मॉलिक्यूल उसमें कितने भी ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो केवल उस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो मतलब दो लाइन खींची है मतलब डबल बॉन्ड है अगर, तो एक उसमें सिग्मा है और दूसरा पाई है। तीन लाइन खींची हुई है, तीन बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक सिग्मा है और दो पाई है। दैट्स ऑल। ओके, हो गया। नेक्स्ट, अब आपको डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम लोग मतलब काउंट करने के लिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस लास्ट में बाद में करेंगे। पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में, मतलब मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे हम लिखते हैं वो आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास जो है वो कब है, मतलब अगली जो भी क्लास है किसी की भी, एनीवन। नहीं बेटा, आज आपकी इस वीक में केवल एक एक क्लास ही होगी, नेक्स्ट वीक से आपकी प्रॉपर क्लासेस चालू हो जाएंगी। हाँ, तो आज तो एक एक क्लास, आज भी एक ही क्लास होगी और सैटरडे को भी एक ही क्लास होगी आपकी। ठीक है। जो नेक्स्ट उसके बाद वीक स्टार्ट होगा उसमें आपकी प्रॉपर डेली क्लासेस, रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा अभी मे भी आपको लग रहा होगा कि चलो आसान है, मजा आएगा, मजा तो आएगा नो डाउट, बट आसान है, इस चीज को थोड़ा सा साइड में रखिएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है, स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आता है बेटा, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है हमारा, जैसे जैसे हमारे पास कंटेंट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे होता क्या है, हमारे पास करंट का साथ कवर करने के साथ साथ हमें पिछला रिवाइज भी करना होता है। तो करंट का तो जब काम इतना हो जाता है कि करंट का ही काम ढंग से नहीं कर पाते हैं और फिर कहते हैं कि पिछला भी रिवाइज होता है, तो उस समय ऐसा टाइम आता है कि फिर हमें दिक्कतें होने लगती हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रहा है या हमारा छूट गया या कुछ हो गया, लाइक इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो बेटा ध्यान रखना अभी से ही इस बात को, कि जितना भी आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, उसको पहली बात तो तुरंत क्लियर करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो डैमेज ही है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, यस, यस, यू आर, नो, नो रिस्पॉन्स। ओके, सो जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट हाँ मे बी फिजिकल एंड मैथ्स, फिजिक्स में आपको या बायो में जो भी है आपका, उस हिसाब से आपको मे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चाहे वो ये ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी भी आसान है, पढ़ेंगे साथ में तो सब आसान, सब है, कुछ भी टफ नहीं होता है। आसान या टफ हम बात किस रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर हमें समझ में आ गया
तो आसान है, नहीं समझ में आया तुम कहते हैं टफ है। तो अगर हम उसको तुरंत समझने की कोशिश करते चलें, जहां पे आपको क्लियर ना हो तुरंत आप डाउट पूछते जाओ साथ में ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ ध्यान रखना कि जब भी हम पढ़ा रहे हैं कोई चीज, तो जब तक वो बात खत्म नहीं कर लेते तब तक नहीं पूछेंगे, हम खुद आपसे पूछेंगे कि बेटा समझ में आया कि नहीं आया, फिर आप उसको बताएंगे कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं बीच में आप उसी पे बात कर रहे हो पूछ रहे हो, ये नॉट लाइक दिस, ओके। जस्ट लाइक क्लास में अपन जैसे पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नहीं, बस वर्चुअलिटी यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो कोशिश करना कि हम हर क्लास का होमवर्क जो कुछ भी काम है वो हम तुरंत के तुरंत उसको कंप्लीट करते चलें, उसको पेंडिंग ना रखें, ठीक है। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अगर हम ये करते जाएंगे तो बेटा बहुत आसान हो जाती हैं चीजें, बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं, और आपको बहुत आसान लगेगा, आपके आगे की जो जर्नी होगी वो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक। तो इस पे आप फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लिया आपने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें देखो, इट इंडिकेट्स number of atoms of each type of element in a molecule। क्या मतलब है इसका? देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, लाइक अभी हमने लिखा था ईथेन के बारे में, सो दिस इज द ईथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपको क्या इंडिकेट करना है, सारे के सारे एटम्स को इंडिकेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन एलिमेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो कार्बन के कितने हैं? 2 एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6 एटम है। सो नाउ दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया किसका? फॉर्मूला ऑफ ईथेन, ठीक है। ये ईथेन मॉलिक्यूल है, तो ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। तो आपको क्या करना है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके जितने भी एटम्स हैं, हर एक एटम को सबस्क्रिप्ट में लिखते हुए उसको नोट कर दीजिए। तो वो क्या बन जाता है? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी और मॉलिक्यूल आपने सेकंड लिखा था, साइक्लोप्रोपेन आपने यहाँ पे लिखा था, यस। अब ये नाम हम कैसे बोल रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, कोई जरूर दिक्कत नहीं है। जिनको स्पेशली जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप ये मत सोचें कि आखिर ये कैसे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उनको याद करने चालू कर दें। आपको जब एक बार हम जब नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। नाउ देखो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका बताओ। साइक्लोप्रोपेन का कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, सो C3H6। So this is the molecular formula of साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जितने भी उसमें एलिमेंट हैं, उनके जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स को आप वहां पे सबस्क्रिप्ट में लिख दीजिए, तो वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहां पे फॉर्म हो जाता है, ठीक। नोट कर लीजिए फटाफट। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, अब आपके पास इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ लिंकेज। लिंकेज मतलब बॉन्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। लिंकेज और हम बात कर सकते हैं बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अभी अभी देखो, पिछले एग्जाम्पल को ही हम लिख रहे हैं, जो आपने पिछला एग्जाम्पल लिया ना, यहाँ पर देखो आपके पास ईथेन है और साइक्लोप्रोपेन है। तो ये जो आपके पास ईथेन और साइक्लोप्रोपेन दिया हुआ है, ठीक है,
तो अगर आपसे कहें कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, साइक्लोप्रोपेन है और ईथेन है सिंपली, ठीक है। ईथेन की अगर बात करोगे तो इसमें सारे बॉन्ड्स को दिखाओ आप, कार्बन कार्बन। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे भी लिखते हैं और CH3 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और एक और तरीका होता है लिखने का। तो ये सारे डिफरेंट वे होते हैं किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को लिखने का, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कितने टाइप से आप देखो, एक तो ये टाइप है आपका जिसमें हमने सारे बॉन्ड बनाए हैं। दूसरा ये टाइप है, देखो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हमने नहीं बनाए, केवल कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाया, ठीक। तो ये कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह से हम किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चरल तरीके से हम कितनी तरीके से बना सकते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या है, हम लिंकेज को शो करेंगे बिटवीन एटम्स, ओके, बॉन्ड्स को शो करेंगे। अब ये कितने टाइप का होता है, तो नंबर सबसे वन या पहला टाइप जो होता है, नंबर वन है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हेडिंग डाल लीजिए आप, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें आपका इन दिस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला is shown by a zigzag line। मतलब हम लोग जिग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या कैसे करते हैं अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी जस्ट नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स वन बाई वन अपन समझ लेंगे, ठीक है। सेकेंड, इन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन। इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, खाली बॉन्ड आपके दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदर एटम, लेकिन आप कह सकते हैं बट अदर एटम्स जो हैं वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे, रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। बट अदर एटम्स लाइक, कौन कौन से अदर एटम, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है एंड हेलोजेंस हैं, आर्सोन, इन सबको हम दिखाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो सब एटम वहां पे दिखेंगे, केवल और केवल कौन नहीं दिखेगा आपका, ये दोनों नहीं दिखेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, जो सबसे ज्यादा याद रखने वाला पॉइंट है, वो हमारा ये है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बताओ, 4। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा बताओ, 4 बॉन्ड। मतलब हमेशा ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, क्यों, क्योंकि आगे कई जगह आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इस सिंगल लाइन की जरूरत आपको पूरे चैप्टर में पड़ेगी, इवन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ेगी आपको, क्योंकि आप पढ़ ही वही रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा 4 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, 4 से ज्यादा कभी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा कार्बन, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है कार्बन केवल और केवल कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, ठीक है। जब आईपीएससी नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चराइज में जब अपन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ते हैं अपन पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे आप पढ़ोगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि आपका जो कार्बन है वो 4 ही वैलेंसी शो कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे। हो गया, ये डन है। ठीक है,
नाउ एग्जाम्पल देखो आप, जैसे आपके पास साइक्लोप्रोपेन था, यस, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो अगर हम इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखें, ठीक है, तो ये जस्ट इस तरह से रिंग होगी। देखो, ना आप कार्बन एटम को दिखा रहे हो और ना ही किसको दिखा रहे हो, आप हाइड्रोजन एटम को दिखा रहे हो। जितने टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स मतलब समझ रहे हो, ये वाला कोने जितने भी हैं आपके, इन सभी कोनों पे आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ये कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो दो तो ऑलरेडी उसने क्या कर रखा है, बना रखा है, किसके साथ, देखो एक ये बॉन्ड बना लिया, एक ये बॉन्ड बनाया, एक ये बॉन्ड, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक दो, और बचे हुए 2 बॉन्ड किसके साथ बना रहा होगा, वो हाइड्रोजन के साथ। मतलब आपको अब ये देखना, जैसे मान लो आपके पास बॉन्ड लाइन दिया है ये वाला, ठीक है, आपको ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे, पहले तो सारे कोनों पे आप क्या कर दो, कार्बन रख दो, फिर कार्बन पे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, तो ये देख लो कि कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं। पहले से 2 बनाया है तो 2 हाइड्रोजन और जुड़े होंगे, पहले से 3 बनाया है तो मतलब 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, पहले से 1 बनाया है मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। क्यों, क्योंकि टोटल वैलेंसी तो आपको क्या रखनी है, 4 ही रखनी है ना। तो 4 वैलेंसी रखने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा उस पर बनने वाले जो बॉन्ड हैं उन बॉन्ड्स को टोटल 4 रखना है, ठीक है। आप जितने भी कम होंगे वो हाइड्रोजन से हम क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। हाइड्रोजन और 4 बॉन्ड से ज्यादा कभी बना नहीं सकता है, तो ऑलरेडी अगर 4 बॉन्ड बना रखा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है जोड़ने का, ठीक है। इस तरह से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। देन इसके बाद सेकंड आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, हो सकता है अभी आपको एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हो या फिर कम समझ में आ रहा होगा। अभी हम जस्ट ये अगला जो है एक्सपेंडेड फॉर्मूला सेकंड टाइप, इसके बाद हम लोग करीब 10-15 एग्जाम्पल एक साथ ले लेंगे और जिसमें सारी चीज़ें एक साथ डिफाइन कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अब तक जो भी किया है सबको एक साथ अपन लिख लेंगे, तो थोड़ा सा समराइज भी हो जाएगा हमारा और हमें चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नाउ सेकंड आपके पास टाइप है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का क्या मतलब, देखो ये जो साइक्लोप्रोपेन का ये वाला फॉर्म जो दिया है ना, ये आपका स्ट्रक्चरल एक्सपेंडेड फॉर्मूला का ही है, जिसमें हम क्या करते हैं, सभी बॉन्ड सारे एटम दिखाते हैं, किसी को भी नहीं छुपाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन दिस ऑल एटम्स एंड ऑल बॉन्ड्स आर शोन, ठीक है। इसमें सारे एटम्स और सारे बॉन्ड्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, किसी भी बॉन्ड और किसी भी एटम को हम यहाँ पे छुपाते नहीं है, सबको शो करते हैं, ठीक है। अब जरा आप एक टेबल बनाओ, ठीक है, और उस टेबल में आप सबसे पहले आप लिखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन पहले टेबल में हो जाएगा, पहले कॉलम में, एक बार देख लो कितना चाहिए आपको। ये 2 जो कॉलम बनेंगे ना, बॉन्ड लाइन वाला और अगला एक्सपेंडेड वाला, ये 2 कॉलम आप पेज का लगभग 2/3 पार्ट यूज कर सकते हैं, पूरे आपके पेज में जो है उसको 2/3 पार्ट यूज कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात हो रही है। और लास्ट के जो 3 बनने हैं जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड, एक में पाई बॉन्ड और एक में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो इनको आप 1/3 में लिख सकते हैं तीनों कॉलम को, ठीक है ना। ये तीनों कॉलम 1/3, यहाँ पे नंबर लिखना है 1 2 3 4 5, पाई में भी 1 2 3, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है, इसमें आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, इन दोनों के कंपेरिजन में आप कह सकते हैं सिग्मा और पाई का जितने दोनों को मिला के कॉलम होगा उतना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कॉलम कर सकते हैं, ठीक। तो आप बना लीजिए टेबल। अब देखो हम 1 2 3 स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहला आपके पास है लाइक दिस, या अभी डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस मत करिए, ये है, देखिए बेटा ये आपके पास एक बनी हुई है, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हमने बना दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। तो एक ये कॉर्नर है,
एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। टोटल कितने कॉर्नर है आपके पास? 4 कॉर्नर है। तो चारों कॉर्नर पे कार्बन, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्मूला आपको लिखना है, तो 4 पहले कार्बन बना लो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया चारों कार्बन जो एक दूसरे से जुड़े हैं। अब आपको इन कार्बन के साथ क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट थे इसमें बॉन्ड लाइन वाले में। तो हाइड्रोजन जोड़ने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि किस पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? तो बच्चा इस कार्बन को देखो, सबसे पहले कार्बन को, इस वाले कार्बन को जरा ध्यान से देखो, इस पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं पहले से? केवल एक बॉन्ड बना है, वो भी ये वाला। और आप जानते हैं कि कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन एब्सेंट हैं? 3। तो 3 हाइड्रोजन और लगा दो, हो गया है कंप्लीट। अगले कार्बन को देखो, नेक्स्ट वाला कार्बन में 2 ही बॉन्ड बने हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी और है 2 बॉन्ड की, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अगले में भी आपके 2 बने हैं, तो 2 और लगा दो। अगले में फिर एक आ गया, तो 3 लगा दो। क्या सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, अब काउंट कर लो सिग्मा बॉन्ड। हाँ बोलो। नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, सेफ वो तो जस्ट हमने जिगजैग लाइन बना दिया, उससे कोई, वो तो जिगजैग में ही बनाना है हमको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, तो वो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, साइकिल बनी हुई ना पूरी, देखो यहाँ पे साइकिल नहीं है, पहला और लास्ट का कार्बन जुड़ा नहीं है ना एक दूसरे से। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। देखो आपको बस आंख बंद करो और ये देखो कि जिस जो भी टर्मिनल है ना, जहां जहां भी कॉर्नर्स है ना, आप बस उन पे कार्बन रख दो। अब वो चाहे साइक्लिक हो, चाहे ओपन चेन हो, जिगजैग हो, कैसा भी हो। अभी तो हम डब्ल्यू भी बनाएंगे, मन करेगा तो हम कुछ भी बनाएंगे। देखिए अभी आगे कुछ और भी बनाते हैं। क्लियर? हाँ बोलो बेटा। वो हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अभी आगे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए अब इसमें आप। सिग्मा सिग्मा काउंट करके जल्दी बताओ फटाफट। सिग्मा कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 12 एंड 13। पाई कितने होंगे बताओ? 0 पाई। यस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। C4H10, 13 0 C4H10। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये नोट कर लो फटाफट। सेकेंड एग्जाम्पल है, देखो उसी एग्जाम्पल में हमने डबल बॉन्ड ऐड कर दिया। क्या हो रहा है? सेम एग्जाम्पल है, हमने क्या किया उसमें डबल बॉन्ड को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आप इसका अगेन कॉर्नर्स को देखो, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन में बनाओ फटाफट इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओ, फिर मैच कराना। सिग्मा पाई खुद से लिखो जल्दी से अपने से, फिर मैच कराना उसको। कितने सिग्मा आ गए? 11। देखो एक्सपेंडेड करो, जिनको समझ में आ गया ठीक है, वो आगे की बनाए, जिनको नहीं समझ में आया वो देखो इसको। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने जा रहे हैं अपन, तो अपने पास 4 कॉर्नर मतलब 4 कार्बन, तो पहले तो 4 कार्बन बना लो आप। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना दिया। अब आपको काउंट करने, हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो बेटा पहले वाले पे केवल एक बॉन्ड है, तो मतलब 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि टोटल आपको 4 बॉन्ड करना है। कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन 4 वैलेंस 4 बॉन्ड बना सकता है। अगले वाले कार्बन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके 3 बॉन्ड बने हैं, एक ही बॉन्ड बनाना है।
नेक्स्ट पे आप देखो तो यहाँ पे भी आपके पास 3 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड बनाना है। अगले पे आपके पास 3 बॉन्ड बने हैं, आपको सॉरी एक बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। ठीक, अब आप काउंट कर लो कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8, 9, 10। ठीक है, कितने आ गए, और सॉरी एक 11 सिग्मा है एंड 1 पाई है। एक ये आपका पाई बॉन्ड है। आप जानते हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो आपके पास 1 पाई हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो दिस इज C4H8। क्लियर। अगला बनाओ बेटा, जल्दी फटाफट बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है अपने पास। ठीक है, इन पांचों कार्बन को आपको बना दीजिए यहाँ पे और फिर उनकी वैलेंसी को फिल कर दीजिए। कितने आ रहे हैं, 16। या 16 आपके सिग्मा हो जाएंगे और 0 पाई हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख लो फटाफट। अगला बनाओ, नेक्स्ट बनाओ। कितने सिग्मा काउंट करो। व्हाट, 12 सिग्मा बच्चा ना, हाँ क्योंकि हाँ बिल्कुल ना, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। क्लियर है सबको, C6H6 हो जाएगा। एनीवन जिसको नहीं समझ में आया अभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है, काउंट कर सकते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो हम इसको जिगजैग लाइन नहीं बना रहे हैं, ये बना दिया मैंने। अब आपसे इस तरह से मान लो कोई मॉलिक्यूल में गिवन है, फिर आपसे पूछे कि बताओ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले तो टर्मिनल देखो कितने हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल्स तो आपको दो तो दिख ही रहे हैं ना सीधे सीधे, ये तो है ही। और बेटा जो ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दो कार्बन के बीच में ही होगा। ऐसे ही हवा में तो उड़ नहीं रहा होगा, दो कार्बन के बीच में ही होगा। तो मतलब एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये भी प्रेजेंट होंगे ही होंगे वहाँ पे। ठीक, तो अब आपके पास टोटल कितने कार्बन आ गए, 4, 1, 2, 3 और 4। और दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। बस हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हो गया, काउंट कर लो आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को, क्या कर लो, काउंट कर लो कितने सिग्मा कितने पाई बताओ। सिग्मा 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 एंड सिग्मा, ना 9 सिग्मा, और पाई कितने होंगे, 2 हो जाएंगे आपके पाई। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड आपके जो होंगे वो पाई की कैटेगरी में चले जाएंगे, ये भी पाई होगा और ये वाला भी पाई होगा। ठीक है, सो आपके 2 पाई। फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H6। एनीवन जिसको भी समझ नहीं आया बोलो। सबको क्लियर है बेटा। चलो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी ऐसे कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे है 6,
चलिए इसको बताइए, बनाइए इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाइए सब लोग, सिग्मा पाई काउंट करो। देखो कितने कार्बन कितने बेटा, पहले तो कार्बन बताओ। ओ सॉरी, 5 कार्बन, 5 कार्बन है पक्का। 1 2 3 4 और 5 एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है आपका वो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ पे एक कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन आ गए, तो 1 2 3 4 एंड 5। देखो पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, लास्ट के बीच में, लास्ट में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन जोड़ दो, पहले में 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, दूसरे में 3 बने तो 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड हैं, अगले में चारों बॉन्ड हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं, लास्ट वाले में 3 बॉन्ड हैं, 1 हाइड्रोजन। अब आप सिग्मा और पाई काउंट कर लो, सुनाओ सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सुनाओ 10 सिग्मा। हाउ मेनी पाई आर देयर? 1 पाई 2 एंड 3। डबल बॉन्ड मतलब 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई, सो हो जाएंगे 3 पाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ बच्चा। 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, हाइड्रोजन कितने हैं? H6 ना, हाँ C5H6, या एग्जैक्टली, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा C5H6 बिल्कुल। नेक्स्ट देखो 7, इसको बना जरा। ओके तो ये अगले 4-5 एग्जाम्पल आप खुद से बनाइएगा बाद में, ठीक है, होमवर्क के फॉर्म में हो जाएंगे। ओके चलिए इसको देख लेते हैं। इसके पास कितने कार्बन बच्चे बताओ? 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है। ओके अब इन तीनों कार्बन को बना लो, 1 2 एंड 3। देखो ये जो मिडिल वाला कार्बन है उस पर क्या जुड़ा है? OH, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी तो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। एंड अब ये टर्मिनल कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है,
मिडिल वाले पे 1 आएगा क्योंकि 3 बॉन्ड बने हैं पहले से। टोटल आपको हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड करने हैं। अब 4 बॉन्ड करने के लिए आपको क्या करना है कि उसमें हाइड्रोजन जोड़ दे दिया, जितने भी कम बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए। सो नाउ काउंट कर लीजिए कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आ रहे हैं ना। सो नाउ 11 सिग्मा 0 पाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ बच्चा क्या आएगा। दिस इज C3H7 C3H8O, यही ना। आपको एक साथ लिखना ना। C3 हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या करना, आपको हर एक एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में लिख देना, उसके एटम के सबस्क्रिप्ट में कितने हैं वो प्रेजेंट। तो C3H8O, यस बोलो बेटा। नहीं नहीं कोई जरूर नहीं, देखो वो आपकी क्या बोलते हैं, आपके आप कैसा लिखना चाह रहे हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट, आपका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। C3H7OH ऐसा भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आइडियल मीनिंग तो यही होता है इस तरह से, वो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें बिना स्ट्रक्चर पर देखे, तो उसके लिए अपन ऐसा लिखते हैं। अदरवाइज ये भी ओके है, ये भी ओके है, ठीक है, ओके। अगले जो आप नोट कर लीजिए 9 10 11 12, ये आपके होमवर्क में हो जाएंगे, आप इनको बनाइएगा, सिग्मा पाई काउंट करिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नोट करिए फटाफट। ओके, और आपको होमवर्क में एक तो ये है, अभी आगे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी होमवर्क में चले जाएंगे आपके। एंड आपको हम होमवर्क में एक सीट भेजेंगे, ठीक है, और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है। सो वहां पे आपके पास उस सीट में कॉमन नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन कॉमन नेम्स को आपको क्या करना है, याद करना है, लिखना है। कॉमन नेम उसकी स्ट्रक्चर, कॉमन नेम उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। नोट हो गया ये वाला। हाँ बेटा, 9th वाले में दिस वन देखो, आपके पास है यहाँ पे कार्बन, कार्बन, आप जितने कॉर्नर से वहां पे कार्बन बना दो और फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो ऑक्सीजन, बस हो तो गया। क्या दिक्कत है इसमें बताओ। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वो देख लो आप। ये एक आपका यहाँ है, सॉरी, एक यहाँ बनाया था मैंने और एक इसके बीच में है, ठीक है। हो गया, हो गया बच्चे सबका। ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं आप, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। देखो बेटा, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं
बट अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आगे हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, फिलहाल तो आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे सीख जाओगे चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, हमें समझ में नहीं आएंगी। बट स्टिल कि अगर हम एक बार इनको बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं बढ़िया से एग्जाम्पल्स के साथ, तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा वहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, सुनाओ देखो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या है। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड है उनको सबको गायब कर देते हैं। ठीक है, हम एटम्स को गायब नहीं करते हैं। वन बाय वन लिख लो पहले इसको, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। इन दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला structural formula is condensed by removing or omitting, ठीक है, omitting single bonds। ठीक है, जनरली का मतलब ऐसा हमेशा नहीं है, कुछ सिंगल बॉन्ड्स हम उसमें रहने देते हैं कभी कभी, और जनरली हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कभी रिमूव नहीं होंगे। ठीक है ना, जो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं, बॉन्ड्स आर शोन, ये तो उसमें रहने ही रहने हैं। आइडेंटिकल ग्रुप, हाँ लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच टू एन एटम इज शोन बाय सबस्क्रिप्ट। अब इसका क्या मतलब है उसको समझिए। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हम लिख रहे हैं लाइक इस तरह से लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसको, ये तो होगा बॉन्ड लाइन, ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 कार्बन हैं, कार्बन 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 एंड कार्बन, हर एक पे आपका 4 बॉन्ड बनने हैं कार्बन पे, तो लास्ट में एक बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन पहले आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 2 आएंगे, लास्ट में फिर से आपके कितने आ जाएंगे बताओ, 3 आ जाएंगे। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड तो हमें मेंटेन करके रखना ही है ना, तो टोटल 4 बॉन्ड हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब इसको वो कैसे, ये तो हो गया आपका क्या, एक्सपेंडेड हो गया, दिस फॉर्म इज एक्सपेंडेड वन। ठीक है, अब इसमें जो आपका कंडेंस्ड वाला आता है, उसमें देखो वो क्या करते हैं, कई तरह से वो कंडेंस करते हैं। जैसे पहले, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि लाइक सारे सिंगल बॉन्ड रिमूव कर दो, कार्बन के बीच के बॉन्ड रहने दो, तो क्या आएगा बताओ, CH3 CH2 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 और CH3। तो कहते हैं ऐसे, या तो ऐसे लिख दो। देखो जनरली हमने पहले लिखा ना कि कंडेंस करना बाय रिमूविंग और ओमिटिंग सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, जनरली मतलब आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो जनरली ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, अब देखो यहाँ पे अगला लास्ट पॉइंट, आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच टू एन एटम इज शोन बाय सबस्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब देखो अगर आप देखें यहाँ पे CH2 CH2 CH2, ये देखो 3 आपके CH2 एक साथ हैं, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे CH3 है, बीच में CH2 3 बार लिखे हैं और फिर CH3 लिखा है, ऐसे लिख दो, ये भी लिखने का तरीका है। जो आपके सेम टर्म्स आ रहे हैं उनको एक साथ लिख दो। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और क्या क्या हो सकते हैं उनको देख लेते हैं, फिलहाल इसको नोट करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंजुगेटिव में होना चाहिए, या एक ही एटम पे जुड़े 2 या 3 ग्रुप। अभी हम
और एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारे, तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये इस तरह से जो लिखा है वो कंजुगेटिव में लिखें, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बीच में अगर कोई दूसरा आ गया जैसे CH2 फिर CH है केवल, फिर CH2 है, तो वो नहीं चलेगा। डन। हाँ बोलो। हाँ इसको हम बता रहे हैं, रुको एक फिर अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहे हैं, इसको देख लेना। ठीक, हाँ 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 बिल्कुल कंडेंस कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, बट ऐसा देखो ये क्या है, आइडेंटिकल की बात हो रही है। यस, जैसे इस कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दे आर आइडेंटिकल ना। यस, बट ये कार्बन और ये कार्बन क्या आइडेंटिकल है, बोलो। नहीं है ना। या सिंपली ये कहो इस कार्बन पे ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो एक ही तो कार्बन जुड़ा है, अब उसे क्या सब्सक्रिप्ट में लिखोगे आप, उस अगले कार्बन से अगला लिखा है, उससे अगला जुड़ा है, समझ रहे। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये नोट हो गया बेटा। ठीक है, हाँ बोलो। सेकेंड स्लाइड के, इसको भी डिलीट करने का फीचर्स। नाउ नेक्स्ट आप एक टेबल बना लो जिसमें हम एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखेंगे और साथ में कंडेंस फॉर्मूला, बस दो ही टेबल होंगे, दो ही पार्ट कर लो आपने नोटबुक के। ठीक है, पेज में पूरा नहीं बनाना है, 5-6 एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं। हाँ ठीक है, उसमें हम कुछ होमवर्क में भी आप लिख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, सो देखिए एक तरफ आपके क्या होंगे, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और दूसरी तरफ आपके एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, देखो नंबर 1, नाउ सपोज वी हैव, और सॉरी C H एंड H, हर एक पे H जोड़ दो, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखो। तो पहले क्या करोगे, पहले तो हाइड्रोजन को कंडेंस करो, CH3 CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। ठीक है, अब जरा देखो इसको अभी और भी कंडेंस कर सकते हो आप, कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटर वाले कार्बन पे ये 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं आइडेंटिकल, तो आप इसको क्या ये लिख सकते हो, और ये CH है बीच वाला, और इसके साथ क्या जुड़े हैं, 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स को आप क्या कर रहे हो, सब्सक्रिप्ट में तो लिख रहे हो, यही तो किया है। ठीक है क्या, बोलो, क्या सबको क्लियर है ये। ओके, सेकंड देख लो। इसको लिखो, आ गया।
और इसको कैसे लिख सकते हो? क्लियर है बच्चा? ओके, नेक्स्ट आप एग्जांपल देखो। इसको बनाओ जरा। क्या आएगा बताओ? CH3, CH2 और OH। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। आपको पॉइंट जो था लास्ट वाले में, आपने पॉइंट देखा था कि हम क्या नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड को रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो आपके क्या होंगे, वहां पे आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो उन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब आएंगे तो उसको तो एज इट इज लिखना है। तो क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। मतलब आप इस सिंगल बॉन्ड को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये डबल बॉन्ड आप क्या नहीं कर सकते हो, यहां से रिमूव नहीं कर सकते हो। इस तरह से आएगा। इसको बनाओ जरा बच्चा। देखो, पहला आपका CH3 है। ठीक है, आप दो स्टेप में बना लो इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा, आसान रहेगा। पहले CH3 आया, फिर CH2 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH, लास्ट में CH3। तो देखो, आप चाहो तो इन दो, देखो ये दो दो बार हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। CH3 CH2 होल ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH और लास्ट में CH3। डबल बॉन्ड को रिमूव नहीं करना है, सिंगल बॉन्ड्स को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, CH3 को दो बार, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। वो तो अलग अलग कार्बन पे है बेटा, अलग अलग एटम पे है। अगर सेम एटम पे होते तब आप उसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते थे। वो अलग अलग कार्बन एटम पे तब तो नहीं लिख सकते ना, तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है,
देखो सबस्क्रिप्ट में लिखने की जो बात हुई है वो अलग अलग एटम पर प्रेजेंट होने पर नहीं, जब वो सेम एटम पर प्रेजेंट होंगे, एक ही एटम पे होंगे, तब हम बात करते हैं। हाँ बोलो बच्चा। कौन से में बेटा? फिफ्थ वाल। हाँ हाँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है, ये वाले जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। हाँ तो ये देखो ना फाइनल, ये फाइनल एग्जांपल आपका, ये फाइनल वाला ये है। हाँ बिल्कुल, ये देखो ना फाइनल वाला जो दिखा तो है हमने। हाँ ये फाइनल है आपका, मतलब जनरली देखो ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं लोग, ऐसा ये वाला आपका फाइनल है। हाँ बिल्कुल, दोनों एप्लीकेबल है आपके। ठीक है। हाँ अगला देखो बच्चा, क्या आएगा? CH3, बीच में आपका क्या है? CH, और इस पे क्या जुड़ा है? OH और CH3। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कैसे लिख सकते हो आप, बहुत तरीके से लिख सकते हो इसको। एक तो CH3 लिखो, CH लिखो, OH को ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि वो CH से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब कोई दूसरा ग्रुप इस तरह से आता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसी के ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसी एटम के बगल में जिससे वो जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से OH तो जुड़ा है, इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ है, और CH3 एंड CH3। आप ये भी कर सकते हो, देखो CH से OH भी जुड़ा है और दो CH3 भी जुड़े हैं। यस, तो आप क्या लिख सकते हो बताओ? CH, CH3 होल ट्वाइस एंड OH, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर?